नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। आज जब मैं लाइब्रेरी गया था तो वहाँ मेरी मुलाकात मेरे दोस्त गब्बर से हुई और उसने मुझे ये आर्टिकल दिखाया। 27 अप्रैल के इस आर्टिकल के हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है आप सब खुद ही पढ़ लो। इन अमेरिका यू कैन नॉट बिकम अ CEO अनलेस यू आर फ्रॉम इंडिया। और ये बात किसी वर्ल्ड अफेयर एनालिस्ट या मीडिया रिपोर्ट में नहीं कही गई, बल्कि USS एनवॉय टू इंडिया एरिक गारसेटी ने कहा है। हालांकि वे एक जोक सुना रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। इस आर्टिकल को दिखाकर गब्बर ने मुझसे पूछा कि आखिर अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के लोग इतने ताकतवर कैसे बन गए, जिसके जवाब में मैंने गब्बर से कहा कि सुनो, ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। किसी जमाने में अंग्रेजों के द्वारा इंडियन ओरिजिन के लोगों को लेबर के तौर पर अमेरिका ले जाया गया था। पहले वहाँ इंडियन ओरिजिन के लोगों की पहचान मजदूर, व्यापारी, फेरी वाले, छात्र और शरणार्थी के रूप में होती थी। उनसे नॉन स्टॉप काम कराया गया। उन्हें कई मौके पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी करना पड़ा, जो कुछ हद तक आज भी जारी है। लेकिन आज समय का पहिया ऐसा घूमा है कि USA जो दुनिया का सुपर पावर कहलाता है, उसका कंट्रोल अब धीरे धीरे इंडियन ओरिजिन के लोगों के हाथों में आता जा रहा है। वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस हैं, और जहाँ जल्द ही आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बाद अमेरिका में भी इंडियन ओरिजिन का राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। इसके बाद गब्बर ने मुझसे पूछा कि अमेरिका तो सुपर पावर है, वहाँ का राष्ट्रपति बनना किसी इंडियन ओरिजिन नागरिक के लिए असंभव काम है। इसके जवाब में मैंने ये ग्राफ दिखाया उसको और बताया कि साल 2000 में तकरीबन 11 मिलियन एशियाई लोग अमेरिका में रहते थे, लेकिन 2020 तक ये आंकड़ा दोगुना से भी ज़्यादा बढ़ते हुए 22 मिलियन के पार पहुंच गया और 2060 तक ये आंकड़ा 46 मिलियन के पार पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन गब्बर मेरे इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसका कहना था कि अमेरिका का कुल पॉपुलेशन 333 मिलियन से भी ज़्यादा है, और उसमें ये जो आज आंकड़ा तुम दिखा रहे हो, इसमें पूरे एशिया का पॉपुलेशन दिखाया गया है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि आने वाले समय में अमेरिकी राष्ट्रपति इंडियन ओरिजिन का ही होगा? इसके बाद गब्बर ने मुझे डेटा दिखाया और कहा कि इंडियन ओरिजिन से ज़्यादा मैक्सिकन ओरिजिन के लोग USA में रहते हैं, जो अमेरिकी इमिग्रेशन पॉपुलेशन में तकरीबन 23% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर कोई भारतीय आखिर कैसे अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है? इस डेटा के अनुसार गब्बर का कहना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर सबसे पहले कोई अमेरिका का व्यक्ति ही बैठेगा, या फिर उसके बाद दूसरा नंबर मैक्सिकन ओरिजिन के व्यक्ति का होगा, और उसके बाद तीसरे नंबर पर इंडियन ओरिजिन का हो सकता है, और फिर बाद में चीनी या फिलीपींस या दूसरे किसी ओरिजिन का होगा। गब्बर के स्टेटमेंट में दम था। फिर मैंने उसे डेटा दिखाया और कहा कि 1980 तक मात्र 2 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग ही अमेरिका में रहते थे, लेकिन साल 2000 तक ये आंकड़ा 10 लाख के पार चला गया और 2021 तक करीबन 27 लाख से भी ज़्यादा यानी 2.7 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट्स अमेरिका में रहते हैं। लेकिन मेरे इस जवाब से गब्बर संतुष्ट नहीं था। उसका कहना था कि इतने कम लोग अमेरिकी पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। फिर मैंने उसे UK के अंदर ऋषि सुनक का एग्जाम्पल दिया और बताया कि UK की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 67 मिलियन है। वहाँ इंडियन ओरिजिन के लोग 2 मिलियन से भी कम हैं, लेकिन फिर भी ऋषि सुनक UK के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इस जवाब को सुनकर उसके दिमाग की थोड़ी बत्ती जली और उसने पूछा कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर मैंने उसे पॉलिटिक्स में पावर का गेम समझाने के प्रयास किया और उसे जनवरी 2023 तक का ये महत्वपूर्ण डेटा दिखाया, जिसमें लिखा था कि अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन में इंडियंस मात्र 1% हैं, लेकिन वे अमेरिका के टोटल टैक्स पेमेंट में 6% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मेरी बात गब्बर के भेजे में घुसना शुरू हो गई थी और उसे एहसास हो गया कि असल खेल तादाद का नहीं, तेवर का होता है। उसे समझ आ गया कि मुट्ठी भर शेर ही जनसंख्या के जंगल को कंट्रोल करते हैं। अब गब्बर ने मुझसे पूछा कि आखिर अमेरिका में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के लोग कितनी कमाई करते होंगे। इसके जवाब में मैंने उसे हर्ष गोयनका जी का ट्वीट दिखाया। इसमें यह साफ साफ दिख रहा था कि एवरेज अमेरिकन लोग तकरीबन $56,000 कमाते हैं, जबकि वहीं अमेरिका में रहने वाले एवरेज इंडियन अमेरिकी $1 लाख से भी ज़्यादा कमाते हैं। उसके बाद फिलीपींस, ताइवान, श्रीलंका, जापान, मलेशिया, चीन, पाकिस्तान, कोरिया, इंडोनेशिया का नंबर आता है। इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश ओरिजिन के लोग भी वहाँ अच्छी कमाई करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि इंडियन ओरिजिन के लोग जो अमेरिका में रहते हैं वे हाईली एजुकेटेड हैं, उनकी हाईएस्ट इनकम है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी भी है। इसके बाद मैंने गब्बर को अमेरिकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंडियन ओरिजिन के लोगों के पावर को समझाया।
मैंने उसे बताया कि सिलिकॉन वैली इंडियन ओरिजिन के लोगों के बिना अधूरी है। उदाहरण के तौर पर मैंने उसे 2 तस्वीर दिखाई और कहा कि मात्र 5-6 इंडियन ओरिजिन के सीईओ तकरीबन 5-6 ट्रिलियन डॉलर के अलग अलग अमेरिकी कंपनी संभाल रहे हैं। एक तरफ भी भारत का जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर तक भी नहीं पहुंच पाया है, वहीं दूसरी तरफ ये 4-5 लोग 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी संभाल रहे हैं। इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एडोबी, IBM जैसे कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इस डेटा को देखते ही गब्बर खुश हुआ। इसके बारे में उसके पास मुझसे कहीं ज्यादा जानकारी अवेलेबल थी। उसने मुझे 2 महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाई और कहा कि इन मेजर कंपनियों के अलावा भी कोई बड़ी अमेरिकी कंपनी के सीईओ इंडियन ओरिजिन के हैं। दूसरी तस्वीर में आप सभी देख सकते हैं कि अमेरिका के 500 यूनिकॉर्न में लगभग 90 फाउंडर इंडियन ओरिजिन के हैं। इस लिस्ट में भारत के बाद इजराइल, कनाडा, यूके, चीन, जर्मनी यहाँ के ओरिजिन के फाउंडर शामिल हैं। इस तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि अमेरिका के टोटल यूनिकॉर्न में तकरीबन 44% फाउंडर का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ था। ये आंकड़ा 2022 का है, लेकिन महत्वपूर्ण है। गब्बर ने आगे मुझसे पूछा कि सबसे ज्यादा इंडियन इमिग्रेंट्स किन देशों में रहते हैं, जिसके जवाब में मैंने उसको ये लिस्ट दिखा दी। फिर गब्बर ने मुझसे पूछा कि अमेरिका के लिए पहले तो पाकिस्तान बड़ा करीबी हुआ करता था, लेकिन अब अचानक भारत कैसे अमेरिका के लिए अहम पार्टनर बन गया है। इसके जवाब में मैंने गब्बर को बताया कि देखो, अमेरिका एक मतलबी देश है, इसके लिए वो बदनाम भी है। पहले अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई करनी थी और फिर बाद में 9/11 अटैक के बाद लादेन को खोजने के लिए अमेरिका ने तालिबान से युद्ध छेड़ दिया। इस दोनों भयानक लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तानी धरती का जमकर इस्तेमाल किया था। बदले में पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से हथियार और पैसे के रूप में भारी सपोर्ट मिल रहा था। हालांकि ये सब बेकार हो गया, क्योंकि अंत में लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ बैठा मिला और उधर अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई ट्रिलियन डॉलर बहा दिए। अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध के समय पाकिस्तान ने अमेरिका पर कई बड़े एहसान किए थे, जिसके कारण प्रेसिडेंट बुश ने पाकिस्तान में चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बाधित नहीं किया। पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में यूएस इंटेलिजेंस ने प्रेसिडेंट बुश को कई सारे अवार्ड्स दिए थे, लेकिन उन्होंने एक आंख बंद करके मीडिया में कह दिया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा। जबकि वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केमिकल हथियार रखने के आरोप में इराक के सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया था। इसी बात से आप अमेरिकी हिपोक्रेसी को समझ सकते हैं। लेकिन आज जैसे ही अमेरिका की जरूरत अफगानिस्तान में पूरी हो चुकी है और पाकिस्तान चीन के करीब जाने लगा है, अब अमेरिका भारत के अंदर ही अपना फ्यूचर देखता है। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों देश बेहद करीब आ चुके हैं। अमेरिकी कंपनियां सप्लाई चेन के धीरे धीरे भारत पर निर्भर होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब वे चीन से बाहर भागने को तैयार हैं। चीन छोड़कर भारत में अमेरिकी कंपनियां इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि उन्हें भारत में एक बड़ा मार्केट दिख रहा है। भारत में तकरीबन 100 मिलियन एफ्लुएंट इंडियंस हैं, जिनकी परचेजिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वे जमकर खरीदारी करते हैं, जिसके कारण डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ा रहता है, जबकि चीन में डोमेस्टिक कंजम्पशन लगातार कम होता जा रहा है। अमेरिका जल्द ही भारत को भारी मात्रा में नेचुरल गैस सप्लाई करने जा रहा है। इस तरह से डिफेंस और टेक्नोलॉजी के बाद भारत और अमेरिका के बीच एनर्जी के मामले में भी रिश्ते मजबूत होने लगेंगे। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में। धन्यवाद।